हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले राइट, नॉवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर आर्थर मिलर की। अमेरिकन लिटरेचर में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और इनका एक फेमस वर्क है द डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अमेरिका के जो 4-5 फेमस प्ले हैं उनमें से एक नाम ये भी है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। तो इनका करियर जो आर्थर मिलर है, इन्होंने लिखा था ऑल ऑफ माई सन्स। इस वर्क को जो 1947 में आया था, इसके लिए इनको काफ़ी प्राइजेस मिले और अमेरिकन जो ऑडियंस थी वो इनको जानने लगी थी कि हाँ, एक नए प्ले राइट आए हैं जो अच्छा प्लेज लिखते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा था द डेथ ऑफ ए सेल्समैन 2 ईयर्स के बाद 1949 में। इसके बाद तो ये बहुत फेमस हो गए थे। इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था इस वर्क के लिए, इंटरनेशनल फेम मिली थी इनको और $2 मिलियन इनकम भी थी इस वर्क से इनकी। इनका जो हीरो था इस डेथ ऑफ ए सेल्समैन का, विली लोमान, वो बहुत फेमस हो गया था। हैव बीन हियर्ड इन एटलीस्ट 17 लैंग्वेज एज वेल एज ऑन मूवी स्क्रीन्स एवरीवेयर। तो विली लोमान जो उसका अमेरिकन ड्रीम था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच में। थर्ड वर्क आया था इनका द क्रूशिएबल जो 1953 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें क्या था कि जो अमेरिका की ऑडियंस थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस बिलीफ को कि अ पोएटिक ड्रामा रूटेड इन अमेरिकन स्पीच एंड मैनर्स वाज द ओनली वे टू प्रोड्यूस अ ट्रेजेडी। तो मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक पोएटिक ड्रामा जो रूटेड है इन अमेरिकन स्पीच और मैनर्स में, बस वही ट्रेजेडी प्रोड्यूस कर सकता है आउट ऑफ द कॉमन मैन्स लाइफ। द प्ले वाज सेट इन स्लेम मैसाचुसेट्स इन 1692। तो ये इस वर्क की सेटिंग जो क्रूशिएबल है, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? स्लेम मैसाचुसेट्स में। जिस टाइम विच ट्रायल हुआ था 1692 में, प्योरिटन के कुछ लोगों ने, जो लीडर थे, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनको हैंग कर दिया विच समझ के कि ये विच है और ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो उसी ट्रायल पर बेस्ड है ये वर्क। ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 डिटेल 3 पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस इन क्राइम। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको। इनके टाइटल और किस ईयर में ये पब्लिश हुए, इतना ही काफ़ी है। आफ्टर द फॉल जो 1964 में आया था, ये वर्क इनकी अपनी लाइफ पे बेस्ड है। इसमें जो एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो है, ये इनकी सेकंड वाइफ पर मॉडल्ड है। इंसिडेंट एट विंची जो 1965 में आया था, लॉन्ग 1 एक्ट प्ले है ये। और ये फ्रांस में जो वर्ल्ड वॉर है उस टाइम पे सेट है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये, और सेट इन फ्रांस है ये वर्क। और द प्राइस आया था 1968 में। ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है इनका और ये डोमेस्टिक ड्रामा है। मिलर का जो फर्स्ट प्ले था वो था नो विलन, 1936 में आया था। एक्सप्लोर्स मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एन इंडिविजुअल फेसिंग रून एज ए रिजल्ट ऑफ ए स्ट्राइक। ये इनके वर्क हैं जिनके नाम आपको करने हैं, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ऑनर्स एट डॉन जो 1937 में आया, द ग्रेट डिसओबीडियंस जो 1938 में आया, द गोल्डन ईयर्स 1940 में आया, द मैन हु हैड ऑल द लक 1944 में, द अमेरिकन क्लॉक 1980 में आया, एलिजी फॉर ए लेडी 1982 में आया, सम काइंड ऑफ लव स्टोरी जो 1982 में आया। अब हम बात करते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसकी बात करते हैं। उसको हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। आर्थर मिलर का है, 1949 में आया था। पुलित्जर प्राइज मिला है इस वर्क को और न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी मिला है। तो इसका जो पहले टाइटल रखा गया था वो था द इनसाइड ऑफ हिज हेड, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो इसके टाइटल से ही पता चल जाता है हमें कि एक साइकोजमेटिक टेम्परामेंट ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर हु इज ए सेल्समैन। तो कैसे एक सेल्समैन है जिसकी डेथ हो जाती है, इस टाइटल को पढ़कर ही हमें पता चलता है। अब हम इसकी समरी करते हैं। समरी में मेन कैरेक्टर क्या है? जो प्रोटैगनिस्ट है या जो मेन कैरेक्टर जो सेल्समैन है वो है विली लोमान। विली लोमान बहुत ही टाइम बाद एक ट्रिप से वापस आता है। ये अपना सामान बेचने का ट्रिप है, परमानेंट जॉब नहीं है इसकी, ना ही इसकी कोई सैलरी है। कुछ सामान इसको दिया जाता है बेचने के लिए और उसी से उसको कमीशन मिलता है। तो बहुत दूर दूर तक बेचारा ट्रैवल करता है, सामान बेचता है। फिर काफ़ी टाइम बाद ये एक दिन घर आता है और लिंडा ये इसकी वाइफ है और विली लोमान ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसी की स्टोरी है। लिंडा इसकी वाइफ है और वो उसको मोटिवेट करती है कि जो तुम्हारी कंपनी का मास्टर है, जो मालिक है होवर्ड वैगनर, उससे तुम बात करो। न्यूयॉर्क ऑफिस में यही, मतलब हमारे घर के आसपास, हमारी सिटी में ही तुम्हें जॉब मिल जाए, दूर दूर तक तुम्हें ट्रैवल नहीं करना पड़े और एक फिक्स सैलरी मिल जाए। तो
तो तुम अपने जो कंपनी के मास्टर हैं, उनसे बॉस है, उनसे बात करो। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, मैं बात करूँगा। बिफ एंड हैप्पी, बिफ और हैप्पी इनके 2 बच्चे होते हैं। बिफ बड़ा बेटा होता है और हैप्पी छोटा बेटा होता है। बिफ की एज इस टाइम क्या है, 34 है। और ये 3-4 जॉब इसने छोड़ दिए, कभी कोई फार्म में काम करता है, कभी कोई काम करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब जो 4 टाइप की थी इसने कर ली। और ये सिर्फ हाई स्कूल ही पास है, ग्रेजुएट इसने नहीं किया है, बीच में ही छोड़ दिया था। तो ये जो बिफ वो होता है, जो विली लोमान होता है, वो एक दिन किचन में बैठा होता है और ऐसे ही सोच रहा होता है अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे उसकी लाइफ पहले इतनी अच्छी थी, कैसे वो जब उनके जो दोनों बेटे होते हैं हैप्पी और जो विली, वो भी अपने रूम में बैठे बात कर रहे होते हैं कि जब हम 12 या 15 ईयर्स के थे तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी। हमारे फादर जो थे, ये विली लोमान थे, ये बहुत ही अच्छे सेल्समैन थे, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे इनका काम चल रहा था, घर में प्रॉस्पेरिटी थी, ये भी स्कूल में अच्छा था, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। उस टाइम जो है इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, इकोनॉमिकली ये बहुत ही वीक है। कि हाई स्कूल में जब फुटबॉल मैच था तो ये उसमें सेलेक्ट हो गया था, बिफ, और स्कॉलरशिप इसको मिलनी थी, लेकिन जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उसमें ये बिल्कुल फेल हो गया था, इसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली और वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। हैप्पी है, हैप्पी इस टाइम तो कुछ नहीं करता है। हैप्पी है वो भी एक न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क टाइप की लोअर पोजीशन पे काम करता है ये, और ज़्यादातर इसका काम होता है वुमेंस को सिड्यूस करना। तो ये बहुत ही बिगड़ा हुआ सा लड़का है हैप्पी। और विली लोमान है, वो डाउनस्टेयर किचन में सोच रहा होता है, अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा होता है कि एक बार इसका जो भाई था बेन, उसने इसको ऑफ़र किया था, वो अलास्का चला गया सब कुछ छोड़ के कि तुम भी अलास्का आ जाओ और मुझे ज्वाइन कर लो और यहाँ आके हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और अपना फॉर्चून बनाते हैं। तो इसने मना कर दिया। इसको लगता था कि हार्ड वर्क करके जो एक अमेरिकन पर्सन होता है वो हार्ड वर्क करके रिच बन सकता है, अपने जो अमेरिकन ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता है, कहीं भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम उसका जो बिज़नेस था वो अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी थी उसके पास। ये सोच रहा होता है, किचन में बैठा होता है। और बाद में उनके जो नेबर में रहते हैं चार्ली और उनका बेटा होता है बर्नार्ड, तो ये चार्ली बुलाने आता है वो कुछ कार्ड्स प्ले करने के लिए कि आ जाओ, तो वो विली वहाँ चला जाता है और साथ साथ में इसके माइंड में ये सब घूमता रहता है जो इसके भाई ने इसको अलास्का का ऑफ़र दिया था वो भी, और कैसे ये सोचता था कि अपने आप को बिल्कुल ट्रू अमेरिकन समझता था कि, और ये चार्ली को और इसके बेटे को सिली समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो ट्रू बिजनेसमैन हैं, हम रियल अमेरिकन हम ही हैं, हमारे अंदर ये वाला माइंड है, हम ये कर सकते हैं, हम लोमांस हैं। और इनको सिली समझता था जो चार्ली और उनका जो बेटा है उनको। तो इस तरह से थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं कि वो टाइम पीरियड कितना अच्छा था। जो उसकी वाइफ होती है लिंडा, वो भी अपने बेटों को बोलती है कि तुम भी ऐसे इधर उधर घूमते रहते हो, कोई ढंग का काम कर लो, तुम्हारे पापा ने सुसाइड करने की कोशिश की है, कुछ काम करो ताकि उनका बर्डन कम हो। तो फिर ये बाद में जब चार्ली चला जाता है कार्ड्स वगैरह खेल के, तो विली लोमान भी आ जाता है, लिंडा, ये सब बैठे होते हैं फैमिली में, हैप्पी, बिफ। तो ये बिफ बोलता है कि मेरे से ये इधर उधर के काम नहीं होते हैं, मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो विली उसको एडवाइस करता है कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे पहले ओनर थे, जो तुम्हारे बॉस थे पहले, बिल ओलिवर के पास जाओ और उनसे कोई थोड़ा सा लोन मांग लो ताकि एक नया बिजनेस शुरू कर सको। तो अगले दिन ये विली लोमान भी चला जाता है अपने बॉस के पास उससे पूछने के लिए कि क्या मुझे यहाँ पे कोई सेटअप मिल सकता है जहाँ पर मैं मतलब न्यूयॉर्क में ही मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़े और न्यूयॉर्क में ही मुझे कोई काम मिल जाए। विली लोमान होता है वो अपने बॉस से पूछने के लिए जाता है, और ये जो बिफ होता है ये भी अपने पुराने बॉस ओलिवर के पास लोन मांगने के लिए जाता है। लेकिन विली लोमान के साथ क्या होता है कि ये इसको निकाल देता है। वो पहले तो ये करता है कि प्लीज़ आप मान जाइए, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाद में फाइनली वो उसको निकाल ही देता है, जॉब से ही फायर कर देता है विली लोमान को। ये भी काफ़ी परेशान हो जाता है विली लोमान, इसकी जॉब चली गई। इधर बिफ होता है ये अपने बॉस के पास जाता है, वो इवन उसको पहचानता भी नहीं है, इसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में ये ओलिवर का फाउंटेन पेन चोरी कर लेता है जो बिफ होता है। इधर ये हैप्पी, ये एक रेस्टोरेंट में, लोकल रेस्टोरेंट में डिनर का इंतजाम कर रहा होता है कि हाँ इधर से भाई आएगा बड़ी अच्छी सी न्यूज़ लेकर, उधर से पापा आएंगे बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर, आज तो ना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 2 वुमेंस को भी बुला लेता है डिनर के लिए वहाँ पर। लेकिन जब ये भाई आता है और ये बताता है कि इसने उसको, इसके जो बॉस थे उसने उनको पहचाना भी नहीं, तो इसने वो स्टील कर लिया, चोरी कर लिया जो फाउंटेन पेन था। तो ये बोलते हैं कि चलो पापा को तो मत बताना, बाद में देखेंगे। इधर इनका फादर आता है, वो भी जब अपनी बात बताता है कि इनके बॉस ने इनको फायर कर दिया, तो ये काफ़ी परेशान हो जाती है। ये वॉशरूम में जाता है, 2 वुमेंस आती है, वो इनको ज्वाइन करती है, ये वॉशरूम में जाता है और सोचता रहता है कि बिफ जब
उसका एडमिशन होने वाला था, तो ये मैथमेटिक्स में क्यों फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम ये बहाना बना के चला गया था और एक वुमन के साथ होटल में पकड़ा गया था। इसी की वजह से वो अपना मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम में ये फेल हो गया था, इसका एडमिशन नहीं हुआ था वहाँ पर। ये जब ऑफिस से इसको फायर कर दिया जाता है विली लोमान को, तो ये बाद में बीच में चार्ली के ऑफिस जाता है जो इसका पड़ोसी होता है। इससे वो कई बार लोन भी ले चुका है पैसे घर के खर्चा निकालने के लिए, तो ये फिर जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे ये देखता है कि वो बर्नार्ड आता है, उसका बेटा, जिसको ये बहुत ही सिली समझता था, बिल्कुल पढ़ाकू सा बर्नार्ड आता है, और वो इस टाइम लॉयर बन चुका है। और इसके वाले बेटे वो ये तो बिल्कुल आवारा बन चुके हैं। ये एक बीच का सीन है। तो विली लोमान तो वॉशरूम में चला जाता है, वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये तो उस टाइम भी बोस्टन में रूम में एक लेडी के साथ पकड़ा गया था, बिफ। और ये दोनों बच्चे, जब विली लोमान वॉशरूम में चला जाता है तो इनको छोड़ के वुमेंस के साथ निकल जाते हैं दोनों बेटे, हैप्पी और बिफ। बाद में जब ये घर आते हैं तो इनकी मदर इनको बहुत डांटती है कि तुम कितने केयरलेस हो, अपने फादर को अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर निकल गए। बिफ बोलता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे बिजनेस के लिए कुछ नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये अपने फादर के कंधे पे सर रख के अपनी परेशानी बताता है विली लोमान को। विली लोमान को ये लगता है कि अब मतलब एक तरह से अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे सुसाइड करने से क्या होगा कि जो मेरे इंश्योरेंस का पैसा है वो मेरे बेटों को मिल जाएगा और वो अपना एक नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो ये विली लोमान लास्ट में कार में चढ़ता है और क्रैश कर देता है उसको, एक्सीडेंट से इसकी डेथ हो जाती है, ये सुसाइड कर लेता है। तो बस यही स्टोरी है उसकी, कैसे अमेरिकन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, इंश्योरेंस का पैसा मिले, उसके बच्चों का एक छोटा सा बिजनेस शुरू हो, उसके लिए इसने अपने आप को मार लिया। मतलब काम करते करते अमेरिकन ड्रीम आप पूरा नहीं कर पाए, यही इसकी स्टोरी है। उस टाइम की सोसाइटी ऐसी ही थी, मतलब काम कर करके आप रिच नहीं बन सकते थे। एक छोटा सा जो अमेरिकन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका एक छोटा सा ड्रीम है, वो भी आप पूरा नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी जो थी उस टाइम सोसाइटी में। तो यही स्टोरी है, यही समरी है इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।